ये कहानी है हरिपुर गांव की, जहां विनोद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था जो दिन भर खाता और सोता रहता था। विनोद अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वो अपने गधे को कभी भी नहीं मारता था। विनोद नमक का काम करता था। वो गधे पर बहुत सारा नमक लाद कर बाजार में बेचने जाता था, जिससे विनोद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। कभी कभी विनोद की बहुत ज़्यादा कमाई होती थी, लेकिन गधे को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब विनोद उसके ऊपर सामान लादता तो वो गुस्सा हो जाता। गधा बहुत गुस्से में लड़खड़ाता हुआ विनोद के साथ जाता, पर विनोद कभी उसे एक छड़ी नहीं लगाता। गधे को सबसे ज़्यादा गुस्सा जब आता जब गधा नदी पार करता। उसमें से डूबकर उसे नदी पार करना पड़ता। विनोद अपने गधे को बहुत संभाल संभाल कर नदी पार करवाता था। क्यों भाई विनोद, तुम्हारा नमक तो दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। तुम ही ऐसे दुकानदार हो जो नमक अच्छा देते हो। गधे को विनोद की तारीफ बिल्कुल नहीं पसंद आती। वो दिल ही दिल बड़बड़ाता, बराया सारा काम तो मैं करता हूँ। विनोद जब अपने गधे को घर वापस लाता तो गधा बहुत खुशी खुशी घर आता और ढेर सारा खाना खाता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और गधा दिन पे दिन आलसी होता जा रहा था। आज गधे का मन बिल्कुल नहीं था काम करने का। आज गधे को दिन भर आराम करने का मन था, पर विनोद को बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए वो ढेर सारी बोरियां गधे की पीठ पर लाद देता था। गधा बहुत गुस्सा हो जाता और मन ही मन सोचता, ये आदमी खुद भी तो नमक उठाकर चल सकता है, पर ना जाने क्यों मालिक मुझे क्या समझता है। मैं गधा हूँ, कोई हैवान नहीं जो इतना सारा भार मेरे ऊपर लाद देता। गधा बेचारा क्या करता, बहुत लड़खड़ाते हुए अपने मालिक के साथ चल देता है वहाँ से। गधा अपने मालिक के साथ गुस्से में चला जाता है, तेज तेज चलता है। रात में विनोद अपने गधे को ढेर सारी घास खिलाता है, जिसे खाकर गधे को थोड़ा आराम मिलता है। पर गधा दिल ही दिल सोचता है कि इस काम का कुछ तो करना पड़ेगा, वो इतना काम नहीं कर सकता है। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते जाते हैं। गधा एक दिन नदी पार कर रहा होता है कि तभी एक पत्थर गधे के पैर के नीचे आता है और गधा पूरा नमक लेकर गिर जाता है। अरे भाई, मेरा गधा गिर गया। ना जाने नदी में लोग पत्थर क्यों फेंक देते हैं। क्या पता मेरे गधे को चोट भी लगी कि नहीं। चलो आज के लिए मैं गधे को आराम करवा देता हूँ, कल आऊँगा। पर गधा जब उठा उसे वो भार बहुत हल्का लगा। गधा दिली दिल बहुत खुश होने लगा था। गधे ने सोचा, लगता है ये कोई जादुई नदी है, इसके अंदर जाने से मेरा भार भी हल्का हो गया। जब विनोद ने गधे को खाने को दिया, गधा बहुत खुशी खुशी खाना खाने लगा और सोचने लगा, मुझे लगता है वो कोई जादुई नदी थी। जैसे ही मैं गिरा उसमें से सारा भार हल्का हो गया। अब मैं रोज़ उस नदी में गिर जाया करूँगा और मेरे मालिक को भी कुछ पता नहीं चलेगा। और मालिक को क्या पता कि मैं जानबूझकर गिर रहा हूँ या सच में, वो तो मुझे मारता भी नहीं है। अगली सुबह होती ही गधे ने जो सोचा था उसने ठीक वैसा ही करना था। गधे के ऊपर जब बहुत भार था, गधे को गुस्सा तो आया, पर उसने सोचा कि वो फिर से जादुई नदी में गिर जाएगा ताकि उसके ऊपर जो भार है वो सब कुछ बह जाए। गधा जैसे ही नदी के पास पहुंचा, जानबूझकर नदी में गिर गया और फिर उसका मालिक फिर से परेशान होने लगा। अरे मेरा प्यारा गधा फिर से आज गिर गया।
न जाने क्या हो गया है, मेरे काम को नजर लग गई है। मेरा गधा कितना भार लेकर आता है और ये नदी में गिर जाता है, बेचारे चोट भी लग गई होगी। विनोद फिर से गधे को अपने साथ वापस घर ले जाता है। विनोद एक अच्छा इंसान था। वो सोचता है कि गधे को चोट लग गई होगी, पर गधा तो बहुत चालाक था। वो दिल ही दिल हंस रहा होता है और सोच रहा होता है, मालिक बीना कितनी बेवकूफ़ है। मैं रोज़ जानबूझकर गिर जाता हूँ और मालिक को ये बात पता नहीं, और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। मैं रोज़ आकर घर में ढेर सारा खाना खाता हूँ और मुझे कोई उठाता भी नहीं। मैं चोट का बहाना करके दिन रात लेटा रहता हूँ। बेचारा मालिक अकेले ही काम करने जाता है। रात में भी गधे को विनोद खाना देने आया और गधा मनी मन बहुत मुस्कुरा रहा था विनोद को देखकर। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गधे का तो रोज़ का था कि आज भी वो बहुत ज़्यादा आराम करेगा। गधा फिर से विनोद के साथ जाता तो है, पर फिर से वो जानबूझकर पानी में डुबकी लगा देता है। विनोद को अब गधे पर शक होने लगता है और वो सोचता है, रोज रोज तो यहाँ कोई पत्थर नहीं होता, तो ये गधा बार बार गिर कैसे जाता है? इसका मतलब ये आलसी गधा है। ये जानबूझकर पानी में डुबकी लगाता है ताकि सारा नमक बह जाए और ये हल्का हो जाए। ये एक गधा होकर मुझसे चालाकी कर रहा है। अच्छा, तो अब मैं समझा कि रोज रोज ये क्यों गिरता है, क्योंकि नमक तो बह जाता है, इसीलिए ये गधा नदी में आकर डुबकी लगा देता है। अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। विनोद को गधे की इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो गधे पर हाथ नहीं उठाता और वो गधे को बहुत प्यार से ले जाता है। और गधा सोचता है कि उसके मालिक को कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब गधे ने फिर से वही दिमाग में सोचा था, पर आज विनोद ने भी बहुत चालाकी की थी। उसने गधे से कहा, मेरे प्यारे गधे, आज दिन भर तुम आराम करो। मैं आज तुम्हें काम कराने नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें रोज चोट लग जाती है ना? अरे वाह, मालिक तो सच में बेवकूफ़ बन गया। ये सोचकर गधा मुस्कुराता हुआ एक जगह पर बैठ जाता है। विनोद को अपने गधे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। पर उस वक्त विनोद कुछ नहीं बोलता और एक उपाय निकालता है। जब विनोद दिन भर काम करने जाता है तो गधे को खाने को कुछ नहीं मिलता। विनोद रात में आकर उसे खाना देता है। अरे मालिक, ऐसे ही रोज काम करने जाया करो, पर मुझे खाना तो दे दिया करो। तुम नहीं थे तो मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ा। मैं कैसे भूखा रह सकता हूँ? मालिक, तुम तो जानते हो मुझे कितनी भूख लगती है। गधा मनी मन सोचता है और विनोद ये देखकर खुश हो रहा होता है कि गधा इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। विनोद अच्छे से जानता था कि उसका गधा भूखा नहीं रह सकता, इसलिए वो गधे को सजा देता है। पर गधा बेचारा चुपचाप खाना खा लेता है और विनोद फिर अपने कमरे में सोने चला जाता है। मुझे लगता है कि अब मेरे प्यारे गधे को अकल आ गई होगी। मैं कल उसे काम पे ले जाऊंगा। अब मैं अपने प्यारे गधे को और नहीं परेशान करूंगा। विनोद अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका गधा भूखा रहे, इसलिए उसने सोचा शायद गधे को समझ आ गया होगा। और फिर वैसे ही सुबह हो जाती है और विनोद अपने प्यारे गधे के पास आता है और उससे कहता है, गधे महाराज, आज नदी में मत कूदना, नहीं तो मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा। अरे मालिक, तुम क्या जानो, मैं तो आज वही करूँगा जो मेरा मन कह रहा है। तुम चलो बस। विनोद गधे को समझा रहा होता है
पर गधा मन ही मन खुश हो रहा होता है कि जो उसे करना है वो वही करेगा। जैसे जैसे गधा नदी के पास पहुंच रहा था, गधा दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था कि आज फिर वो वही करेगा जो रोज करता है। जैसे वो नदी के पास पहुंचा, उसने फिर से नदी में डुबकी लगा दी और सारा नमक बह गया। ये देखकर विनोद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बोलने लगा, ये गधा ऐसे नहीं सुधरेगा, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। इसे बहुत मज़ा आता है ना डुबकी लगाने में। मैं ऐसा करूँगा, ये ज़िंदगी भर डुबकी ही नहीं लगाएगा। विनोद फिर से अपने घर की तरफ मुड़ जाता है, पर आज वो गधे को इतना चलाता है कि वो थक जाए। पर गधा तो कुछ काम ही नहीं करता, इसलिए वो थकता नहीं है और वो घर आकर ढेर सारा खाना भी खाता है। ये देखकर विनोद को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही अगली सुबह गधे की बोरी में नमक की जगह भूसा भर देता है विनोद और उससे कहता है कि अब तुम आराम से चलो, और दिल ही दिल बहुत खुश होता है। और जैसे ही गधा डुबकी लगाता है, उसका वजन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और विनोद गधे से बार बार कहता है, ये क्या गधे, आज तुम फिर गिर गए। चलो उठो जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मारूंगा। फिर विनोद गधे को एक दो छड़ी लगा देता है। मार खाने के बाद गधा लड़खड़ाता हुआ विनोद के साथ चलता जाता है। आज वो दिल ही दिल सोच रहा था, न जाने आज जादुई नदी को क्या हो गया, उसका जादू कहाँ चला गया। आज तो उसने मुझे बचाया भी नहीं। चलो कोई नहीं, कल से मैं फिर वही करूँगा। मैंने सोचा था मेरे सज़ा देने से या कुछ ऐसा करने से इस गधे को अकल आएगी, पर गधा तो गधा ही है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गधा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज वो फिर नदी पार करते ही नदी में डुबकी लगा देता है, पर उसे ये नहीं पता था कि नमक की जगह भूसा भरा है, जो भीगने से भारी हो जाता है। और फिर विनोद कहता है, मुझे लगता है ये गधा कभी नहीं मानेगा। अब मुझे इससे काम करवाना छोड़ देना चाहिए और मुझे इसे खाना भी नहीं देना चाहिए, तभी इसके दिमाग ठिकाने लगेंगे। गधा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अब जादुई नदी में जादू ही नहीं है और वो बहुत संभल कर चलता है। अगले दिन गधे को समझ में आ गया था कि जादुई नदी में कोई जादू नहीं है और उसका मालिक उससे कहता है, गधे महाराज, आज मत गिरना, नहीं तो आज वज़न और भारी हो जाएगा। उस बोरी में नमक नहीं, कुछ और ही है। तुम्हें काम करना पड़ेगा, आलस से कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी चाहिए। गधा सोचता है कि उसके मालिक को सब पता है, पर वो उसको कुछ नहीं कहता, ना उसको मारता है और तो और उसका एक वक्त का खाना भी नहीं रोकता। गधे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने मालिक से सही से काम करने की कसम खाता है। दिल ही दिल सोचता है। जब उसका मालिक उसके ऊपर सामान रख रहा होता है तो गधा सोचता है, अब मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। मेरा मालिक कितना अच्छा है, ना मुझे मारता है ना मेरा खाना रोकता है, और मैंने मालिक का कितना नुकसान करा दिया। उस दिन के बाद से गधा रोज़ अच्छे से काम करने लगा था। वो रोज़ विनोद के साथ बहुत सारा सामान उठाकर जाता और उसे उसके बाज़ार तक छोड़ कर आता। ये देखकर अब विनोद भी बहुत खुश होता और वो गधे का और भी ख्याल रखने लगा था। अब गधा नदी में डुबकी भी नहीं लगाता था क्योंकि गधा समझ गया था कि वो कोई जादुई नदी नहीं है। जो उसके ऊपर सामान था वो नमक था, जो कि नदी में गिरने से घुल जाता था। इसलिए गधा अब नदी में डुबकी नहीं लगाता था। वो अच्छे से अपना काम करने लगा था और ईमानदारी से रहने लगा था। अब गधे को कभी विनोद डांटता भी नहीं था। विनोद गधे से बहुत प्यार करता था। अब वो गधे को हर वक्त खाना खिलाता, उसका ख्याल रखता था। अब गधा भी खुश था और विनोद भी खुश था। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। ये कहानी है ढोलकपुर की, जहाँ दो बहुएं रहती थी।
बड़ी बहू का नाम शिल्पा था और छोटी बहू का नाम श्रुतिका था। दोनों में आपस में कभी नहीं बनती थी, वो हमेशा लड़ती रहती थी। भाभी, मैं दिन भर घर का सारा काम करती हूँ और रात में भी खाना बनाती हूँ और आप दिन भर बैठी रहती हैं। आप क्यों नहीं काम करती? क्या मैं ही यहाँ काम करने आई हूँ? आप भी तो किया करिए। तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं काम नहीं करती? सिर्फ तू ही करती है, बड़ी आई काम करने वाली। चल जा यहाँ से। मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं करूँगी, समझी? श्रुतिका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, हाँ हाँ, आप तो आराम करिए, बस इस घर की नौकर तो सिर्फ मैं ही हूँ। आपका मुंह अपने पति के सामने और मेरे पति के सामने तो खुलता ही नहीं है। तेरा मतलब क्या है? क्या मैं उन दोनों के सामने बोल नहीं सकती? मैं नहीं बोलती कि इस घर की शांति बनी रहे। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मैं कोई काम नहीं करूँगी, आज से सब तू ही करेगी। मैं भी देखती हूँ आप मुझसे कैसे काम करवा लेती हैं। आप मुझसे इतना काम करवाती थी कि मुझे अपने पति के पास बैठने का भी वक्त नहीं मिलता था। मैं अपने मायके भी नहीं जाती हूँ, 6-6 महीने हो जाते हैं। अरे तो क्या मैंने रोका है तुझे तेरे मायके जाने से? तू जा ना यहाँ से, मेरा दिमाग खा रही है। तुझे जब जहाँ जाना है तू जा, मैं अपना और अपने पति का देख लूँगी और अपने पति को भी साथ लेती जाना, समझी? मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो हर वक्त सबका काम करके दूंगी। तू अपने मायके में आराम करे और मैं यहाँ तेरे पति का भी काम करूँ और अपने पति का भी काम करूँ और खाना भी बनाऊँ। मुझसे इतना काम नहीं होता, समझी? आज आने दो तेरे भैया को, उनसे तेरी शिकायत करूँगी और तुम दोनों को इस घर से जल्दी ही रवाना करूँगी। बड़ी आई एक तो मेरे घर में रह रही है और ऊपर से मुझे ही बातें भी सुना रही है। भाभी, ये घर जितना आपका है ना उतना ही मेरा भी है। मैं भी इस घर की बहू हूँ। मैं देखती हूँ आप हम दोनों को कैसे इस घर से निकालती हैं। आ जाने दीजिए उनको, मैं उनसे सब कुछ बता दूँगी आप क्या करती हैं। दोनों में इतनी लड़ाई हुई और दोनों गुस्सा हो गई और श्रुतिका गुस्सा होकर वहाँ से चली गई और दोनों ने ठान लिया कि आज वो दोनों एक दूसरे की शिकायत अपने अपने पति से ज़रूर करेंगी। शाम को जब उन दोनों के पति घर आए तो उन दोनों ने शिकायतें करना शुरू कर दी, पर श्रुतिका का पति बहुत कम बोलता था, इसलिए वो श्रुतिका से कुछ भी नहीं कहता है। देखिए, आप क्या मुझे नौकरानी बनाकर लाए थे यहाँ? मैं दिन भर घर का सारा काम करती हूँ और भाभी वो सिर्फ आराम करती हैं। मुझसे इतना काम नहीं होगा, नहीं तो मैं अपने मायके चली जा रही हूँ। इधर शिल्पा भी बहुत गुस्से में अपने पति से कहती है, देखो, दिन भर तुम खेतों में काम करते हो और मेरी यहाँ श्रुतिका से दिन भर लड़ाई होती है। मैं उसके साथ यहाँ नहीं रह सकती। या तो तुम अलग घर ले लो या इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। वो कल की आई श्रुतिका दिन भर मुझसे लड़ाई करती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे अलग घर लेकर दोगे या नहीं? या तो फिर मैं अपने मायके चली जा रही हूँ। तुम यहाँ अकेले अपने भाई और भाभी के साथ रहो, मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शिल्पा? घर छोड़ दो तो ऐसा कहती हूँ जैसे दहेज में घर लेकर आई थी। मेरे पिताजी का एक ही घर है और वो हम दोनों भाइयों के नाम पर है। मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों को एक साथ ही रहना होगा और एक साथ रहने की आदत भी डाल दो तुम दोनों अब। पर आप क्या चाहते हैं ब्रजेश जी? मैं दिन भर सबकी बातें सुनती रहूं और सबकी बातें सुन सुन कर यहाँ रहूं? मैं काम करती हूँ तब भी उस श्रुतिका को नहीं नज़र आता कि मैं काम करती हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं कहाँ चली जाऊँ यहाँ से? तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही विमल से इस बारे में बात करता हूँ और हम दोनों एक रास्ता निकाल लेते हैं। भैया, मैं थका हारा आता हूँ और भाभी और श्रुतिका के झगड़े तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? हम लोग इतने अमीर तो नहीं हैं जो अलग अलग घर ले लें। तुम ठीक कह रहे हो, पर हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा, नहीं तो इन दोनों की लड़ाइयाँ ऐसे ही होती रहेंगी और हम लोग पिसते रहेंगे। ठीक है भैया, आप ही इस बारे में सोचिए। मुझे तो औरतों की लड़ाई में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं तो श्रुतिका की बस सुन लेता हूं
और कुछ बोलता भी नहीं हूँ उससे। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूँगा। और मैंने शिल्पा से कुछ दिन का वक्त भी मांग लिया है, मैं तब तक तो कुछ सोच ही लूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर श्रुतिका और शिल्पा में फिर से लड़ाई होने लगती है। भाभी, सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, आपने बर्तन तक के नहीं धोए। आप सिर्फ दिन भर टीवी देखती रहती हैं। क्या सारा काम मैं ही करूँगी? आप मेरा खाना बनाने भी हाथ नहीं बटाती। अरे श्रुतिका, क्या मैं यहाँ बर्तन धोने आई हूँ? मैंने 5 साल अकेले यहाँ काम किया पर किसी से कोई शिकायत नहीं की। तुझे 6 महीने हुए आए हुए और तू शिकायतें करने लगी। अगर बर्तन तूने धो लिए तो क्या हो गया? अच्छा, अगर मैं अपना काम भूल जाती हूँ तो आप मुझे याद दिला देती हैं कि श्रुतिका ये कर ले वो कर ले, और खुद जो काम नहीं करती तो उसके लिए बहुत अच्छा बहाना बना देती हैं। आप बहुत चालाक हैं भाभी। देख श्रुतिका, मुझसे ज़बान मत लड़ाया कर, मैं तुझसे बड़ी हूँ। तू घर का सारा काम कर भी लेगी तो क्या है, मैं तुझसे बड़ी हूँ, तेरी बहन की तरह हूँ। मैं कुछ दिन काम ना करूँ तो भी चल जाएगा, तू कर लिया कर। ये सब हो ही रहा होता है कि उन दोनों के पति वहाँ आ जाते हैं। तुम दोनों अपनी हरकतों से नहीं मानोगी। तुम दोनों की वजह से मैंने एक रास्ता निकाला है। अब से तुम दोनों एक एक हफ्ता काम करोगी, घर का सारा काम अकेले अकेले। हाँ भाभी और श्रुतिका, अब से आप लोग एक एक हफ्ता अकेले अकेले काम करेंगी, ना कोई किसी से ज़्यादा ना कोई किसी से कम। और उसमें जो हमारा खाने का मन करेगा आप दोनों वही बनाएंगी। मुझे अब कोई शिकायतें नहीं सुननी। श्रुतिका, तुम भी कान खोल कर सुन लो, और भाभी आप भी। दोनों के पति ये कहकर चले जाते हैं और फिर श्रुतिका अपनी भाभी से कहती है, ये बिल्कुल सही हुआ, आप मेरी यार में कुछ नहीं करती थी। अब एक हफ्ता जब अकेले काम करिएगा तब पता चलेगा। ये कहकर श्रुतिका वहाँ से गुस्से में चली जाती है और शिल्पा उसे देखती रह जाती है। शिल्पा बहुत चालाक थी। श्रुतिका की यार में शिल्पा कुछ नहीं करती थी और सब कुछ खुद करने का दावा भी करती थी। अरे मेरी प्यारी गाय, ये चारा खा ले, नहीं तो तू पतली हो जाएगी और फिर उसका भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगेगा। अब से मैंने एक हफ्ता काम करना फिर से शुरू कर दिया है, अब तू खा भी ले। अब शिल्पा को घर का सारा काम करना पड़ रहा था क्योंकि पहला हफ्ता उसी का था। जो शिल्पा श्रुतिका की यार में काम नहीं करती थी, अब वो पूरे घर का काम सारा खुद करती थी। शिल्पा घर की सफाई, खाना बनाना, बाज़ार से दूध लेकर आना और गाय को खाना देना सब कुछ अकेले खुद कर रही थी। वो दिन भर काम करते करते बहुत थक जाती थी और शाम को दाल चावल ही बना लेती थी क्योंकि वो इतना थक जाती थी कि उससे कुछ और नहीं बनता था। ये देखकर श्रुतिका को बहुत गुस्सा आता है। भाभी, आप तो बहुत चालाक हैं। आप अपनी बारी में एक हफ्ते से हम लोगों को दाल चावल ही खिला रही हैं और कुछ तो आपसे बनता नहीं है, और कुछ बनाने को कहो तो आपका मुंह पहले बन जाता है। ये देखकर शिल्पा घबरा जाती है कि श्रुतिका ये क्या कह रही है। अगर उसने दाल चावल रोज़ खिलाए तो अब वो भी यही करेगी। इसलिए शिल्पा कहती है, अरे तो क्या हुआ, घर का खर्चा ही तो बचा रही हूँ। तेरी बारी में तू अच्छा अच्छा खाना बना लेना, मैं तो दाल चावल ही बनाऊंगी। मेरे पति की कमाई मैं ऐसे थोड़ी ना उड़ा दूंगी। तुझे खाना है तो खा, नहीं तो अपने मायके चली जा, वहाँ अच्छा अच्छा खा लेना। भरी आई दाल चावल नहीं खाएगी। मुझे पता है भाभी, आप हम लोगों को दाल चावल ही खिलाएंगी और मेरी बारी आने पर अच्छा अच्छा खाने को कहेंगी, पर मैं भी आप लोग को एक हफ्ता दाल चावल ही खिलाऊंगी। मैं क्यों आपसे ज़्यादा काम करूं? अब हम बराबर ही काम करेंगे। रात में सब लोग बैठे होते हैं। आज शिल्पा की बारी का आखिरी दिन होता है। शिल्पा बहुत खुश होती है और श्रुतिका बहुत टेंशन में। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और श्रुतिका को पता नहीं चलता कि अब उसकी बारी आने वाली है। फिर श्रुतिका का हफ्ता शुरू हो जाता है। अगले ही दिन से श्रुतिका घर के कामों में लग जाती है। वो खाना भी अच्छा बनाती है ताकि लोगों को रोज़ रोज़ दाल चावल नहीं खाना पड़े। श्रुतिका दिल की अच्छी होती है, पर वो सिर्फ अपनी भाभी से ही नहीं बोलती थी।
गाय माता खा लो गाय माता। मुझे पता है शिल्पा भाभी ने तो तुम्हें सही से खाना दिया नहीं होगा, क्योंकि वो एक आलसी हैं और दिन भर सिर्फ लेटी रहती हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है। शिल्पा की तरह श्रुतिका भी गाय से बहुत बातें करती थी और गाय उन दोनों की बातें सुनती थी। वो दोनों से बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो दोनों दिल की बुरी नहीं थी। श्रुतिका को भी काम करते करते सारा दिन हो जाता था। श्रुतिका काम करते करते बहुत थक जाती है और बहुत तेज़ तेज़ सांसें लेने लगती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, पर फिर भी श्रुतिका किसी से कुछ नहीं कहती। घर का काम चुपचाप करती थी, क्योंकि उसे पता था शिल्पा उतना काम नहीं करती है। ऐसे ही करते करते श्रुतिका को भी पूरा एक हफ्ता हो जाता है और वो दोनों अब बहुत थक गई थी। उन दोनों से और काम नहीं होता, इसलिए श्रुतिका ने सोचा कि आज वो शिल्पा से बात करेगी। भाभी, मैंने सोचा था अकेले अकेले काम करेंगे तो अपने मायके जा पाएंगे, पर एक हफ्ता घर का काम और एक हफ्ता अपना काम, अपने लिए तो वक्त ही नहीं है। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, मुझसे और कोई काम नहीं होता। मैं दिन भर काम भी करती हूँ, खाना भी सबको अच्छा ही चाहिए होता है। इससे अच्छा तो हम लोग साथ में ही काम करते थे, कम से कम वक्त तो मिलता था। हाँ श्रुतिका, तू ठीक कह रही है, पर तुझे तो पड़ी थी कि तू ज़्यादा काम करती, मैं कम करती हूँ। हम दोनों बराबर ही करते थे, पर तुझे लगता था मैं कोई काम ही नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। भाभी, आप भैया से बात करिए, अब मुझसे इतना काम नहीं होगा। मैं एक हफ्ता अकेले काम नहीं कर सकती। हम दोनों साथ में काम करेंगे, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ भी पाएंगे और वक्त भी बिता पाएंगे। तू सही कह रही है, मुझे तो मेरे पति के लिए भी वक्त नहीं मिलता, मैं तो उनके साथ भी नहीं बैठती। तू रुक जा, आज उनको आने दे, मैं आज बात करती हूँ। एक हफ्ते वाला सिस्टम ही ख़त्म कर देते हैं हम दोनों अब। देखिए, आपने जो हम दोनों की एक हफ्ते की ड्यूटी लगाई थी ना, वो अब ख़त्म कर दीजिए। हम दोनों अकेले काम नहीं कर पाते, हम कोई नौकरानियाँ नहीं हैं जो आपने एक हफ्ते की ड्यूटी लगा दी। अब हम दोनों साथ में मिलकर काम किया करेंगे। पर ये तुम दोनों की जिद थी, मैंने अपनी मर्जी से तुम दोनों को काम पे नहीं लगाया था, तो मुझ पर मत चढ़ो। मैं आज विमल से बात करूँगा। देखिए, हम दोनों थक गए हैं काम करते करते। आप लोगों ने तो हमें एक हफ्ते की ड्यूटी दे दी, अब सारा काम हम लोग को अकेले करना पड़ता है। ये एक हफ्ते का सिस्टम ख़त्म करिए, नहीं तो मैं मैके जाऊँ। अरे भैया, हम लोगों का प्लान कामयाब हो गया। श्रुतिका मुझसे कह रही थी मुझसे अकेले काम नहीं होता, हम दोनों की ड्यूटी ख़त्म करो, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी। हाँ, शिल्पा ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा, पर मैं उन दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए एक हफ्ते के लिए काम दिया था दोनों को। मुझे लगता है अब दोनों को अकल आ गई है, इसलिए मैं एक हफ्ते का सिस्टम ही ख़त्म कर दूंगा और दोनों अब मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए दोनों मिलकर काम करेंगी और हम दोनों के सर नहीं खाएंगी, नहीं तो जब देखो हम दोनों का सर खाती रहती थी दोनों लोग। शिल्पा, श्रुतिका, अब से तुम दोनों मिलकर काम करना, एक हफ्ते अकेले काम नहीं करना। हाँ, अब तुम दोनों मिलकर काम करना, पर हम दोनों का सर ना खाना कि किसने कम किया है किसने का ज़्यादा किया है। हम दोनों उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने रास्ता निकाला था, तुम लोग ने वो भी नहीं अपनाया, तो अब तुम लोगों की मर्जी, साथ में काम करना है करो, नहीं तो एक हफ्ता ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाभी, अब से हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। ना आप ज़्यादा ना मैं कम, ना मैं ज़्यादा और ना आप कम, साथ में मिलकर करेंगे। काम जल्दी होगा, अपने अपने पतियों को भी टाइम दे पाएंगे। तू ठीक कह रही है श्रुतिका, मैं कितने दिन से मायके भी नहीं गई हूँ, कुछ दिन के लिए मायके भी हो आऊँगी, नहीं तो सालों हो जाते हैं और अपने घर नहीं जाती। तू कुछ दिन घर संभाल लेना। भाभी, आपने फिर से चालाकी दिखाई, इसी बात से मुझे गुस्सा आता है। आप फिर मायके जाने की बात करने लगी, मैं साथ में मिलकर काम करने की बात कर रही थी, आप फिर से शुरू हो गई। अरे मेरी प्यारी श्रुतिका, मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता था तू फिर से चिढ़ जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही, हम दोनों मिलकर रहेंगे, मिलकर सारा काम करेंगे।
पर हाँ, कभी कभी तो अपने मायके जाएंगे ही। अब श्रुतिका और शिल्पा के बीच सब कुछ सही हो गया था और सब लोग मिलके खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।